औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, दो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां आज के दिन हुई। आज नैब इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दिया और खुर्शीद शाह साहब को उठा कर ले गए। और अगर बात कर ली जाए शहरी सतह पर किसी गिरफ्तारी की, तो फिर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब के मुशीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पे 2 अरब रुपए में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है और ये मामला कहाँ तक जाते जाएंगे, आने वाले वक्तों में चीज़ें खुल के सामने आती रहेंगी। अगर सिर्फ पीपल्स पार्टी में होने वाली गिरफ्तारियों की बात कर ली जाए तो पीपल्स पार्टी में तसलसल के साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों का कहना है कि आने वाले वक्तों में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ मुमकिन तौर पर कुछ ज़राए से ये बातें सामने आ रही हैं कि वज़ीर आला के लिए अगला नाम जो जरदारी साहब को गया है वो नासिर हुसैन शाह साहब का है। उन्होंने ये बात की है कि मेरे वज़ीर आला बनने के हवाले से जो खबरें फैलाई गई हैं वो दुश्मनों ने फैलाई हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो हैं वो कराची के कचरे की सफाई के लिए इंतहाई सीरियस दिखाई दे रहे हैं। अगर सीरियस दिखाई देते तो अमली तौर पर काम कराए जाते, फंड्स प्रोवाइड किए जाते, या फिर फील्ड में खुद अपने लोगों को उतार कर कचरा उठवाया जाता, ना कि एक बार फिर कराची में कचरा उठाओ मुहिम जो है वो शुरू करवा दी जाती। कचरे पर बात हो रही है तो वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब भी इस तमाम तर मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि कराची में कचरा इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पर कचरा हुकूमत है और इस कचरे को जब डब्बे में बंद कर दिया जाएगा तो शहर के हालात बेहतर हो जाएंगे। सिंध की सूरत हाल पर अगर बात कर ली जाए तो सिंध की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। इंटीरियर सिंध में इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, रेप केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। वहाँ पर कुछ ऐसे अनासिर पैदा हो चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, जो कि वहाँ के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को उभारने में लगे हुए हैं और उनसे ऐसे काम कराए जा रहे हैं जिसकी ममानियत जो है वो हमारे दीन इस्लाम में मौजूद है। लेकिन अगर सिंध के अवाम की हालत देख ली जाए तो एक बच्चा कुत्ते के काटने से वैक्सीन ना मिलने के बाइस अपनी मां की गोद में दम तोड़ देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी के तमाम नुमाइंदे सिर्फ ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं जो कि इंतहाई हकाइक के मनाफी रिपोर्ट है और उन हकाइक को मस्क करते हुए सिंध हुकूमत अपनी दुकान चमकाने में बिल्कुल मसरूफ दिखाई देती है। क्या चीज़ें हैं आने वाले वक्तों में, क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं। अस्पतालों की हालत ज़ार अगर बात कर ली जाए NICVD की तो वहाँ पर स्ट्रेचर उठाने के लिए लोग मौजूद नहीं होते क्योंकि उनको पता है उनकी नौकरियाँ सरकारी हैं, उनको वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। जिन्ना अस्पताल की हालत ज़ार की बात कर ली जाए तो लोग बरसों से वहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन तेरा और मेरा के चक्कर में मामलात ऐसे ही हैं कि कुछ को इलाज प्रोवाइड किया जाता है जबकि कुछ को इलाज की सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। रिश्वत का बाजार भी उन्हीं अस्पतालों में गर्म दिखाई देता है। वफाकी हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों अपने ही बयान के ऊपर और अपनी ही एक हरकत जिसे अपोजिशन की जबान में यू टर्न कहा जाता है उसके दिफा में खड़े हुए दिखाई दिए, उसका दिफा किया। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं यू टर्न का वज़ीर आज़म हूँ, अगर मैं यू टर्न ना लूँ तो मैं बड़ा लीडर नहीं बन सकता। तो इमरान खान साहब को अपोजिशन की कुछ रहनुमाओं ने यह बात कही है कि इक़्तिदार में आने के बाद कोई लीडर नहीं बनता, लीडर उसी को बनना चाहिए जिसके नसीब में अवाम की जानिब से दिया गया इक़्तिदार मौजूद हो। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम मेमन साहब, आपका ताल्लुक पाक सरजमीन पार्टी से है। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अरसलान मिर्ज़ा साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा गहरा तज्ज़िया करते हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं, जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज़ नदीम भाई मैं आपसे ही करूँगा। क्या मामलात हैं सर? एक जानिब तनकीद है, दूसरी जानिब गिरफ्तारियाँ हैं, तीसरी जानिब मसाइल हैं और चौथी जानिब अवाम हुक्मरानों का, चाहे सूबाई सतह पर हो या वफाकी सतह पर हो, मुँह तकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन मसाइल का सद्देबाब करने कोई आसमान से फरिश्ते उतरेंगे? देखें, सबसे पहले मसला कराची के साथ ये आता है, जो मैं सिंध पे बाद में आते हैं, पहले हम कराची पे आते हैं जी। कि कराची को ओन कौन करेगा। ठीक है जी, MQM, पीपल्स पार्टी, अब तीसरी जमात आ गई PTI, और तीनों से आवाम को ये तवक्को थी कि कुछ न कुछ प्रैक्टिकली काम नज़र आएगा। सही। पर बात यही आती है कि एक दूसरे के ऊपर पासिंग द पिलो खेला जाता है।
वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि जी हमें फंड्स नहीं मिले। तीसरे कहते हैं कोई ना कोई मसले मसाइल चलता रहता है। अब बात यह है कि यहाँ पे जो जितनी भी तहकीकात होती रही है पास्ट में भी और अभी भी, और फिर गिरफ्तारियाँ होती हैं, मेरे एक सिर्फ हमेशा से मैं ये कहता हूँ जब गिरफ्तारी की जाती है दुनिया भर में कहीं पे भी होती है, ठोस सबूत होने चाहिए। ये नहीं कि अदालतों में वो केस चलता रहता है, ड्रैग होता है। ड्रैग केस करने का मतलब दो आते हैं, या तो आप उनको टाइम दे के प्रेशराइज कर रहे हैं किसी को, या आपके पास ठोस सबूत ही नहीं थे और आपने किसी के कहने पे किए। जहां पे भी अदालतें होती है, बरतानिया की आप मिसाल ले लें, वहां की अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने से पहले वो हद मुमकिन उनका कोशिश होती है कि 90 नहीं तो कम से कम 85% उनके पास सबूत हो जी, और ऐसे सबूत हो जिसे उन्हें पता है कि क्रिमिनल को, मैं इसलिए क्रिमिनल कहूंगा जो मुल्क के साथ आप गद्दारी कह दें, क्रिमिनल कह दें, जो मुल्क की दौलत लूट रहा होता है, उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है, क्योंकि वो एक इंसान को नहीं पूरी अवाम को कत्ल कर रहा होता है। लेकिन नदीम भाई, अगर मामला जो हैं वो हुक्मरानों पर आ जाएंगे या फिर ऑपोजिशन के लोगों पर आ जाएंगे जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर महज इल्जामात के ऊपर गिरफ्तारी की जा रही है, अगर आपने उन पर कुछ साबित कर भी दिया, आप वसूल क्या करेंगे उनसे, ये बता। देखिए बात यही है कि केस आप किसके ऊपर बना रहे हैं, आप केस की नौयत क्या है। आपकी केस की नौयत ऐसी होनी चाहिए कि उससे क्या आप वसूली कर सकते हो। देखिए 3 चीजों के लिए आप एक इंसान को गिरफ्तार करते हैं। एक ये कि आपने मजीद और जुर्म नहीं करने देना है ऐसे इंसान को, ठीक है, सही। दूसरा ये कि उसको उस जुर्म की सजा मिले। तीसरा, जो लूटी हुई दौलत है या लूटा हुआ शख्स, उसकी कहीं ना कहीं कंपनसेशन हो। अब यहां पे देखा ये जा रहा है कि पैसे वापस तो अभी तक कोई आए नहीं है जी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुजरिम को रोका जा रहा है, ये चले अच्छी बात है कि पैसे वापस नहीं आए, 302 अरब रुपया माफ कर दिया गया टैक्स की मद में जो निकलता था। अब यही रोना, यही है पाकिस्तान का मसला, यही है। देखिए बात यह है कि इदारों को सबसे पहली बात है पॉलिटिकली होना नहीं चाहिए। खास तौर पे जो इदारे जो तहकीकात कर रहे हैं, जजेस हो गए, नैब हो गए, उनका तो स्टेटमेंट कोई आना ही नहीं चाहिए, ठीक है जी। वो स्टेटमेंट सिर्फ कोर्ट में देना चाहिए। सही। यहां जब आप सियासी तौर पे किसी टेलीविजन पे आके कोई ना कोई या कोई सियासी आदमी जब वो रेफर कर रहा होता है कि जी नैब ने ये बोला, उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि वो जस्टिस के अंदर आप इंटरफेरेंस करने में आप मदद कर रहे हैं। तो जब तक कि कोर्ट में साबित नहीं होता, मैं ये समझता हूं कोई टीवी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ना नैब को कोई स्टेटमेंट देना चाहिए, ना हुकूमत को। यहां पे ये होता है कि जी एक आदमी की इज्जत उतार दी जाती है, सियासतदान की, उसके पार्टी को गंदा किया जाता है, फिर उसके बाद अवाम कहती है कि कहां गया वो आदमी वापस भी निकल आते हैं। तो या तो अगर आपके पास ठोस सबूत हो जी, और जब आपके पास, देखें, जब तक के सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती, अगर हाई कोर्ट भी करती है ना, तब भी आप मुजरिम नहीं है। किसी की गिरफ्तारी के ऊपर बिल्कुल तज्जिया नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अरसलान मिर्जा साहब तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। अरसलान भाई जरा बता दीजिएगा सर, एहतसाब तो पूरी आबोताब के साथ जारी है, कभी ऑपोजिशन और कभी कुछ इत्तेहादियों के ऊपर भी हाथ पड़ जाता है। आज दिख गया कि कराची में मेयर कराची के मुशीर को उठा लिया गया नैब की जानिब से। ये बताइएगा तरक्की कहाँ है और कारकर्दगी कब देखने को मिलेगी कि हाँ भाई एहतसाब तो हुआ, अब आवाम के लिए भी कुछ रिलीफ के काम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सबसे पहले तो जो आपने ये बात की है कि तरक्की के हवाले से, तरक्की देखें, हमें जो मारूजी हालात मिले हैं जी, जिन हालात के अंदर हमने गवर्नमेंट को स्टार्ट किया है, आप क्या समझते हैं कि वो हमें ऐसे हालात मिले थे कि हम डे 1 से हम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते? हमारे पास डिज़ास्टर्स चीज़ें थी। हम मैक्रो लेवल की बात करें, माइक्रो लेवल की बात करें, दोनों हवाले से आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, हर हवाले से
डिजास्टर्स हमारे सामने वो चीज़ें आई हैं, उन चीज़ों को सही करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे कि हमने 1 साल के अंदर कुछ डायरेक्शन अपनी वाज़ेह करनी थी, वो की है। अच्छा, उसके अंदर कुछ माइक्रो लेवल की और प्लस मैक्रो लेवल के कुछ इंप्रूवमेंट्स हमने की हैं, जिसके अंदर कुछ इदारों के हवाले से और कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जैसे FATF की कंप्लायंस के हवाले से कुछ इंप्रूवमेंट्स हम लेकर आए। वो कंप्लीट पॉलिसी, वो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है जो हमने इंप्रूवमेंट्स लेकर आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ 12 to 13 मंथ्स, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर है। अगर उसके अंदर कोई भी एक मिसलीडिंग फिगर है, गवर्नमेंट को कटहरे के अंदर खड़ा करें। बाकी जहाँ तक बात आती है जी, किसी भी इलाके की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा एनालिसिस ये करना है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती किसकी है। ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू कराची, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मौजूद है। अगर वो नहीं लेती तो उसके बाद फिर हमें फेडरल को इंटरफेयर करना पड़ता है, जिसको आप 149 के अगेंस्ट आप, लेकिन 149 के तहत तो आप लोग हिदायत दे सकते हैं, मदाखलत नहीं कर सकते। सर यही तो देखें, थैंक यू सो मच, आपने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है, क्योंकि लास्ट 10-15 डेज से तो ये चल रहा था जी कि ये तो सिंधु देश और उसकी तरफ ये चीज़ें बिल्कुल ऐसा ही चल रहे हैं जी। आपने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी, हम सिर्फ डायरेक्टिव्स देंगे। अच्छा। मसला ये है कि हम फुली इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी प्रोविजंस हैं। सही। 149 ये आपको कहता है कि जब आप ये देखते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप टू द मार्क काम नहीं कर रही, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से पे ऑफ नहीं कर रही, तब फेडरल गवर्नमेंट उस वहाँ पे इंटरवीन करती है, उनको एटलीस्ट ये डायरेक्टिव्स देती है कि ये एरियाज़ हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है। सेकेंडली, आपने जो बात की है कराची के अंदर जो सफाई के हवाले से, देखें अली जैदी साहब मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर्स, उनको इंटरवीन करने की नौबत क्यों आई? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर प्रोविंशियल मुहिम चलाई है ना उन्होंने, तो बल्दियात के हवाले से चलाई। मैं भी उस टाइम सारी मीडिया बड़ा वोकल था उन दिनों के अंदर, और जो पहली बारिश हुई है उसके ऊपर उन्होंने एक चीज़ बड़ा ब्रीफली उन्होंने लाइमलाइट के अंदर लेकर आए। 2 दिन तक हम ये देखते रहे कराची डूबा हुआ था, और उस टाइम के जो वज़ीर थे, सूबाई वज़ीर, वो सिर्फ एक रेन कोट पहन के बस ऑफिस में आ रहे हैं जा रहे हैं, अमली काम ग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा। वी वर कंपेल्ड टू इंटरफेयर ऑन दिस, क्योंकि मसला ये है इंटरवीन करने के लिए हमें कंपेल किया गया था, क्योंकि अवाम देखती है, अवाम दे आर लीस्ट बॉदर विद इट के ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है या फेडरल का है। ऑब्वियसली फेडरल को उसके अंदर स्टेप इन करना पड़ा। रुपए इमरान खान साहब अदा कर देना, जो उन्होंने फंड्स जो है वो उन्होंने बोला था एक पैकेज का 162 अरब के पैकेज का 162 रुपए तक नहीं आए उस शहर के अंदर जहां से 4 मिनिस्टर्स हैं और 14 मिनिस्टर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने इस चीज को हाईलाइट किया है, क्योंकि मसला ये है मिसकंसेप्शन। अच्छा। यहाँ सियासत हो रही है मिसकंसेप्शन की बुनियाद के ऊपर। अच्छा। 162 बिलियन इज मेंट फॉर 5 years, और उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड जो प्राइवेट पार्टनरशिप थी उसके हवाले से क्लियर तो नहीं किया था ना उन्होंने। क्लियर है हर हवाले से। इमरान खान साहब ने कहा था 162 अरब रुपए का ऐलान करता हूं, और उन्होंने एक ऐसे पार्क का इफ्तिताह किया था जो ऑलरेडी बना हुआ था पहले से। देखें मसला ये है कि कोई बात नहीं जी, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ लाना चाह रहा हूँ ना, जरा उन चीजों को भी देख लें। अच्छा। 162 अरब 5 साल के लिए है, 1 साल हमारे कुछ ऐसे, इस शहर के लिए 162 अरब काफी है सर। देखें बाकी वो तो एक्स्ट्रा प्रोविजन है ना आपकी। अच्छा। जो नॉर्मल जो प्रोविजन आ रही है, 70% रेवेन्यू दे रहा है ये शहर आपको, इसके लिए 162 अरब रुपए 5 साल की चिल्लर देंगे आप इसको, इस शहर को? सर कुछ ना होने से तो कुछ तो कर रहे हैं ना फेडरल गवर्नमेंट को, कुछ तो उसको क्रेडिट देना। मसला ये है जब मिल जाएंगे तब मैं क्रेडिट दूंगा। सुन ले, अभी तो मिले नहीं है ना सर, अभी तो बयानात मिले और एक वजीर मिला है सफाई करने के लिए। आधी बात हमेशा मिसलीडिंग वो एक चीज क्रिएट करती है। आप पहले बात तो सुन ले। देखिए अच्छा, अभी जो हालात हैं उसके अंदर 162 हमारे लिए सफिशिएंट वो फंड्स हैं। आने वाले टाइम के अंदर कोई भी ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है और वो सारी जो कि हमारा एक है कि उसके ऊपर हमने लेके चलना है। और जज्बाती बयान इसको नहीं जी, जज्बाती बयान नहीं है जी, बिल्कुल ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर है। अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। अगर मैं भी कोई चीज़ कह रहा हूँ तो मेरी पार्टी उसकी अकाउंटेबिलिटी कर रही होती है। कोई भी ऐसा जज्बाती बयान नहीं है। जहाँ तक बात कर रहे हैं आप 162 के हवाले से, ये क्लैरिफिकेशन डे 1 से आ रही है, डे 1 से आ रही है। अच्छा। जिस तरह 149 के ऊपर क्लैरिफिकेशन डे 1 से आ रही थी, लेकिन अगेन आपने सियासत करनी होती है तो आप सिर्फ उसमें से अपनी पसंद का एक पॉइंट उठा के उसके ऊपर आप सियासत कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। चले कराची के ऊपर सियासत हो रही है। अजीम मेमन साहब रहनुमा PSP हैं। अजीम भाई जरा बता दीजिएगा सर, हर कोई सियासत चमका रहा है, हर कोई कराची के कचरे पर सियासत करते हैं, कराची के नालों पर सियासत करते हैं, कराची शहर को खाते हैं और फिर दामन झाड़ के चले जाते हैं। क्यों हो रहा है सर? ओन क्यों नहीं कर रहा है इस कराची को कोई? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।
बात दरअसल ये है कि ये जो बात कर रहे थे मेरे ब्रदर अरसलान साहब 162 अरब रुपए की, जी 162 अरब रुपए का अगर ये 5 साल का पैकेज है तो ये शहर के साथ मजाक है। इसलिए मजाक है कि 3,500 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर, अगर इसको 5 साल में 162 अरब रुपए, और कराची से बनाई हुई गवर्नमेंट, मैं समझता हूं कि अगर कराची के वोटों से, कराची के वोट के 14 एमएनए के वोट ना डाले जाते या 14 सीटें ना दी जाती तो ये हुकूमत ना बन पाती। जिस शहर से गवर्नर हो, जिस शहर से प्रेसिडेंट हो आपका, जिस शहर से आपके मिनिस्टर्स हो, 14 एमएनए हो, और आप 162 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कम से कम एक साल में 500 अरब रुपए दरकार हैं इस शहर को। जिस बेदर्दी से शहर को लूटा गया है, जिस बेदर्दी के साथ नोचा गया है, मैं समझता हूं कि 500 अरब रुपए भी, 500 अरब की रकम भी इस वक्त मैं समझता हूं कि ये कराची शहर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि सूबा सिंध गवर्नमेंट को 800 अरब रुपए का बजट मिला है। मेरे दोस्त, मेरे भाई ये सोचे छोड़ते हैं। आर्टिकल 149 लाने का मकसद क्या था? ये सोचा था बॉस, ये सोचा इसलिए था कि इस वक्त जो कराची के हालात में जो बेइज्जती हो रही है, जो इस वक्त एमक्यूएम की बेइज्जती हो रही है, जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकल आए, मुजाहरे हो रहे हैं, गली गली। कहाँ हो रहे हैं? गली गली कई मुजाहरे हुए हैं, कई हुए हैं। नहीं, मुझे नहीं देखे, सोशल मीडिया पे फुटेजेस मौजूद है, हो जाएंगे। आपका ख्याल है लोगों का प्रोटेस्ट नहीं है शहर में? लोग खिलाफ नहीं है? लोगों के घरों के बाहर कचरा नहीं पड़ा हुआ? तो यार आप क्या ज्यादती कर रही है? आर्टिकल 149 सिर्फ इसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी को उन्होंने दिया है, इस बात से बेनिफिट दिया है कि उन्होंने सिंध की बात की, और ये हुई माजिर कार्ड और ये वही सिंध कार्ड खेलते हैं वो जो लोग इस 30 साल से शहर में मौजूद हैं। आप मुझे ये बता दें, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से कराची में मुतमईन है आप लोग या आपके लीडर? पीपल्स पार्टी के तो नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने तो डाका डाला है सिंध पर। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने इस शहर में डाका डाला है, और उस पीपल्स पार्टी की वजह से 800 अरब रुपए अप्रोक्सीमेटली साल का बजट है उनका। जी सही, एनएफसी की मद में। सही, मैं समझता हूँ वो 800 अरब रुपए, मैं नहीं समझता कि वो कहीं लगते होंगे। लड़काना पे 90 अरब रुपए एक साल में खर्च हुए। कोई देखा किसी ने लड़काना में कोई काम हुआ? 90 रुपए लगते हुए दिखाई? 90 रुपए नहीं लगे शहर के अंदर। मेरी शिकायत इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं अरसलान साहब जी, ये मुझे बताएं पीटीआई के कि इस शहर के 14 एमएनए हैं जी, क्या ये शहर यतीम सा नहीं लगता? मुझे ये बात बताइए, किसी बच्चे के वालिदैन अगर हयात होते हैं तो महसूस होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मुफलिस हो, महसूस होता है कि नहीं यार इनकी औलाद है। यार ये शहर मुफलिस नजर आता है यार। 14 एमएनए वाली पार्टी इस शहर में, जिसका प्राइम मिनिस्टर है, हमेशा इस शहर को शिकायत रही है कि इसका प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। सही, इस शहर का इस दफा प्राइम मिनिस्टर है, वो कचरा नहीं उठा सकी। इतनी मुफलिस, इतनी लाचार, और लोग इतने बेबस। यार मैं हैरान हूं। मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट 1 साल से नहीं, ये गवर्नमेंट 6 साल से है, जो 6ठे साल आके बिल्कुल मैं समझता हूं हाथ जाड़ के खड़ी हो गई है। और मैं समझता हूं उन्होंने हथियार डाल दिए हैं जो हर आने वाले वक्त में शोषा छोड़ा जाता है। आर्टिकल 140। लेकिन नजीम भाई, फिर आवाम किससे उम्मीद रखें? मैं किससे उम्मीद रखूं कि मेरे इलाके का कचरा उठ जाएगा या मेरे घर में पानी आ जाएगा? मैं समझता हूं कि हम पीटीआई ने नई हुकूमत बनाई है, उससे काम करना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए। देखिए मजीद मौका देना चाहिए। मुखालफत बराए मुखालफत, मैं आपको बताऊं बात ये होती है, लोग कहते हैं कि यार काम करने दें, पर हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करना चाहते। सही, हम चाहते हैं कि भाई वजीर आजम पीटीआई का नहीं है, वजीर आजम पाकिस्तान का है। अच्छा, हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यार इस शहर का क्या होगा? कहने का मकसद ये है कि सर आप ये बात अभी सांप के काटने की बात भी जी, और कुत्ते के काटने की भी, आपको ये वाकया सिंध में पता है कितने? और ये वाकया सिंध को छोड़ें, पिछले दिनों 14 अफराद सिर्फ 6 महीने में सांप के काटने से कराची में मारे गए। गडाब में, सिर्फ गडाब टाउन में, कराची के अंदर 14 अफराद सांप के काटने से मारे गए। मैं समझता हूँ कौन ऑन करेगा? कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। ये शहर यतीम दिखाई देता है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी कि 3000 अरब रुपया ये शहर दे रहा है, और इसको 162 अरब रुपए की चिल्लर अगर 5 साल के लिए दी जा रही है तो ये इस शहर के साथ ज्यादती है। इस पर उन लोगों को आवाज जरूर उठानी चाहिए जो कि कहते हैं कि दिया जलाए रखना है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नदीम भाई जरा बता दीजिएगा सर, इस वक्त मामलात ये हैं कि 3,500 अरब का रेवेन्यू ये शहर जनरेट करके दे रहा है, और इसको 5 साल के लिए 162 अरब रुपए दे दिए जाएं, जैसे कि अरसलान भाई ने फरमाया है। मजाक है या फिर मैनेज कर लेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मुल्क चलाने वाले जो होते हैं हर चीज़ चलते हैं प्लानिंग के साथ। सही, ठीक है, पैसे की बाद में हम बात करेंगे। सिंध हुकूमत को चाहिए कि बोले कि जी हम ऐसी जगह बाहर से इंपोर्ट करके बिजली बनाएंगे कचरे से।
इसके ऊपर इतना खर्चा आ रहा है, पीटीआई की हुकूमत दे। अगर नहीं दे रही है, उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं होंगे, बल्कि ये साबित हो जाएंगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात, पानी का मसला, सिंध हुकूमत को चाहिए कि जी समंदर का पानी हम कन्वर्ट करके मीठा पानी बनाएंगे, इतने पैसे हैं दे। हम इफ एंड बट्स में नहीं, आप टेंडर कॉल करते हैं, आप तज्जियाकार रखें। हुकूमत को चाहिए, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पीएसओ का एमडी जो है ना, ऐसे अपॉइंट नहीं होता कि सियासी तौर पे, उनसे पूछें कि आप हमें बिजनेस प्लान बताएं कि आप किस तरह से डेवलप करेंगे। क्या आप आज आप कह रहे हैं $70 का है, कल बोलेंगे $100 का, मैं क्या कर सकता हूं? दिस इज नॉट द वर्ड फॉर अ इकोनॉमिस्ट, दिस इज नॉट द वर्ड फॉर अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। आप मुझे बताइए कितने पीएसओ के पास तज्जियाकार है जो प्रिडिक्ट करते हैं कि आइंदा 10 दिनों में तेल इधर चला जाएगा और हमें फौरन टेंडर कॉल करना चाहिए? कितने हमारे पास रिजर्व टैंक्स रखे हुए कि हम मजीद रिजर्व टैंक्स बनाएं? देखिए, इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी पिछली हुकूमत 1947 में जब हमने आज़ादी ली, हमारे पास क्या था? 50s में हमारे पास क्या था? 60s में कोई ऐसे दौर मुझे बता दे जो कह नहीं जी हमारे पास बहुत अच्छी हुकूमत आई। सबके पास बुरी आई, पर परफॉर्म करने वालों में 60s के दौर में परफॉर्म किया। 60s से पहले कुछ नहीं था। बांग्लादेश जब आपका अलग हुआ, ठीक है ना जी, पाकिस्तान के पास एक टेक्सटाइल मिल नहीं थी। सही। क्या हम रोते फिरते कि जी हम क्या करें, हमारे तो सारे टेक्सटाइल मिल नहीं। उन्हीं उसके बाद हुकूमतों ने मेहनत की, टेक्सटाइल के अंदर हमने डेवलप किया, हम टेक्सटाइल के बादशाह बने। अच्छा। तो बात ये होती है प्लानिंग की। देखिए, इमरान खान साहब को मैं बहुत लाइक करता हूं, पर अफसोस मुझे ये हुआ कि पहले दिन से उनको प्लानिंग करनी चाहिए थी कि भाई हमारी इकोनॉमी चलती है तेल से, इंपोर्ट बिल्स हमारे आते हैं, रिजर्व टैंक्स हम कितने में, मजीद रिजर्व इक़्तिदार में आने से पहले सिर्फ बयानात थे, कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग होती है। आप यही बात करते रहेंगे तो मजीद 10 सालों में, फिर उसके बाद 5 साल बाद आप कहेंगे जी मैं क्या करूं, हमारे पास कर्जा बहुत था। आज जो आप कर्जा ले रहे हैं उसका कुछ आपके पास रिटर्न का कोई प्लान किसी टीवी चैनल पे बताया गया है? क्या आपके किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक मॉडल जो होता है, इकोनॉमिक प्लान जो चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, बांग्लादेश के पास है, क्या वो प्लान हुकूमत ने आवाम को बताया है कि इस प्लान के तहत हम तरक्की करेंगे? क्योंकि एक मॉडल होता है जी, ऐसे हवा में नहीं होता कि इंशाल्लाह माशाल्लाह के तौर पे तो हम 50 सालों से चलते आ रहे हैं। चलें ठीक है, अरसलान भाई से पूछ लेते हैं। अरसलान भाई जरा बता दीजिएगा सर, क्या इतने सारे सवाल छोड़े नदीम भाई ने, मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। पहले तो ये बता दें सर, 3,500 रुपए आप ले रहे हैं, 162 अरब की चिल्लर दे रहे हैं, ये जुल्म आप कराची के साथ क्यों कर रहे हैं, वो भी उस शहर के साथ जहाँ 14 MNAs आपके मौजूद हैं जो कि अपने हलकों में जाने की जहमत तक नहीं करते, तब ये शहर लावारिसों में ही काउंट किया जाता है। अच्छा जी, पहली चीज़ ये है कि जी 162 अरब रुपया 3,000 के अगेंस्ट नहीं है जी। ये हमने एडिशनल कुछ प्रोजेक्ट्स है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, जिसके अंदर K4 का है, जिसके अंदर आपके डिसैनिटेशन प्लांट्स के हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स उसके अगेंस्ट प्रोविजन है। इसके अलावा ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक भी रखी आपने मंसूबों की कराची? अब भी 5 साल का ये अरसा है ना, 5 साल के अंदर ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, 5 साल बाद नया बयान होगा? नया बयान नहीं होगा ना। आप देखें चीजों को थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक के ऊपर रख के सोचें। कोई एक तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा ला दें जो मुझे इस बात की गारंटी दे दे कि 5 साल बाद यू टर्न नहीं होगा। नहीं जी, किस चीज के ऊपर यू टर्न होगा? सर, मुसलसल नहीं, यू टर्न हो रहे हैं ना। मसला ये है कि जो कौम की और मुल्क की बेटरमेंट के लिए अगर कोई भी फैसला अगर उसको रिकंसिडर किया जाता है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करता रहता है, जी। अपने डिसीजंस को रिकंसिडर करता रहता है। इट डजंट मीन आप उसको यू टर्न कहें। पढ़ा लिखा आदमी उसको रिकंसिडर कर रहा होता है, रिविजिट कर रहा होता है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपने ये चीजें करनी है। कराची की मलकियत जब तरीकेकार के ऊपर अगर आप आएंगे ना, तरीकेकार ये माजी की हुकूमतों वाला ये माजरत के साथ नहीं है। नहीं, सारे लोग वही बैठा दिए सर आप लोगों ने। हफीज शेख साहब ने तहरीक इंसाफ कौन से सन में ज्वाइन की थी ये बता दें सर। मुशीर है वो, इसमें मुशीर है ना सर, आप लोगों की मुशीर है ना, हुकूमत के। अब देखिए रशिया में तो मुशीर नहीं लगाया ना। मसला ये है ना सर, आधी बात जो है वो अगेन जी बिल्कुल आया, वो उसके अंदर आप बात अपनी कंप्लीट करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग में करता रहूंगा। नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग आप करें, आपका वो राइट है, लेकिन अगेन एक चीज अगर हम बात करें वो कंप्लीट हो जाए तो उसमें एक सेंस बनेगा, लोगों को भी पता चलेगा कि हम किस चीज ठीक है बिल्कुल बात कर रहे हैं।
अच्छा 162 जो है उसके ऊपर हमने वो किया है वो सारी चीज़ें। अब अगर आप ये कहते हैं जी कि फेडरल गवर्नमेंट इसकी मालिकी नहीं लेती शहर की, तो फिर 149 की कंप्लाइंस उसके अंदर आ जाती है, फिर अगेन वो एक सिंध कार्ड का एक इशू स्टार्ट हो जाएगा। मसला ये है कि आपको बहुत सारे मामला देखकर चलना होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पर है, लाकानूनियत की हद हो गई है यहाँ पे। जहाँ तक आप बात करते हैं जी कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, FATF की कंप्लाइंस थी। उसके अलावा जो हमारे जो सबसे ज़्यादा कर्जे हमने रीपे किए हैं अपने इस दौर के अंदर, लिए भी तो है ना सर लिए ना, क्या करें, हमारे पास तो कोई रेवेन्यू जनरेशन का सिस्टम तो नहीं छोड़कर गई पिछली गवर्नमेंट में। ऐसे ही आ गए टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए नहीं, लेकिन जो प्लानिंग होती है ना सर, 22 साल की जिद्दोजहद में इमरान खान साहब ने कोई प्लानिंग ही नहीं की हुकूमत चलाने की। जो हालात हमारे सामने रखे गए थे, विंडो ड्रेसिंग की गई थी प्रोविंशियल जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स की तरफ से, अच्छा, वो सारी चीजें, रियलिटी तो हमारे सामने उस टाइम आश्कार हुई है जब गवर्नमेंट के अंदर आए, वो सारी चीजें हैं। अच्छा, अगेन मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूँ कि कोई यू टर्न नहीं होगा। पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कोई फैसला अगर किया जा रहा है तो उसकी बेटरमेंट के लिए उसको आप बराए मेहरबानी यू टर्न की तरफ लेके नहीं जाएं। सेकेंडली ये है जी कि अगर इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली हम वो करेंगे। 149 के ऊपर जैसे इन्होंने कहा जी कि एक साइड पे इनकी बातों के अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शन मैंने देखी। एक साइड पे कह रहे हैं जी कि PTI के MNAs बैठे हुए हैं, MPs बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों नहीं कर रही। जब हम इंटरवीन करने आते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को अपनी इन एफिशिएंसी को जस्टिफाई करने के लिए वो सिंध कार्ड का वो इशू करना, उस इशू को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है। तो देखें मामलात इतने सीधे नहीं हैं, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रख के चलना पड़ेगा। और सेकेंडली जो इन्होंने बात की है, मैं नदीम भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें जी, प्लानिंग होती है और प्लानिंग हम भी कर रहे हैं। अपनी जितनी भी कैबिनेट्स की मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर बाकायदा प्लानिंग रखी जाती है। हर एक आदमी की अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो असद उमर साहब नहीं जाते, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो 27 असद उमर साहब अकाउंटेबिलिटी के थ्रू गए। देखिए जी, अकाउंटेबिलिटी मींस कि हर बंदे की परफॉर्मेंस असेस किया जाता है। एहतिसाब असद उमर साहब को तभी जब इमरान खान साहब ऊपर आना शुरू हुए थे उन्होंने तभी बोल दिया था कि वजीर खजाना। आप मेरे मुंह में अल्फाज नहीं डालें, नहीं मैं मेहरबानी मुंह में नहीं डाल रहा ना, आपने बोला अकाउंटेबिलिटी, वो भी असद उमर साहब की अकाउंटेबिलिटी के मल्टी, आप बराए मेहरबानी इसकी उर्दू लुगत में देख लीजिएगा। अकाउंटेबिलिटी असेसमेंट भी है, अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस की बिना पे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी असद उमर साहब। नहीं, परफॉर्मेंस प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं नहीं है अच्छी, हम एग्री करते हैं उनके साथ। लेकिन अगेन आप मेरे, ये जो टैक्सेस माफ किए गए थे इसमें इमरान खान साहब कहते हैं उनको गलत, जो टैक्सेस माफ करने की बातें हो रही हैं सनतकारों को 302 अरब रुपया माफ कर रहे हैं सर आप लोग। आपको पता नहीं है, इमरान खान साहब ने इस पे कहा था कि मुझे गलत ब्रीफ किया गया इसलिए मैंने इसकी अप्रूवल दे दी है। आप GIDC की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। GIDC के ऊपर देखें, GIDC की पूरी एक हिस्ट्री है जी। कोई भी एक पॉइंट आता है तो उसकी पहले बराए मेहरबानी उसका थोड़ा सा एनालिसिस देख लिया करें। GIDC की रू क्या थी पहले भी, ये ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है। अच्छा। और नून लीग इसके अगेंस्ट अच्छी खासी अमाउंट ले चुकी है लोगों से जी। और उसके ऊपर अब आपकी पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन तो आज बनने जा रही है और उसके अगेंस्ट जो आपने प्राइसेस जो एस्केलेट की हुई थी उस हवाले से, तो GIDC जब तक आपको उसको बेसिक थीम नहीं पता होगा तो आप यू कांट अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्या। और उसके अगेंस्ट भी मीडिया ने जब उसके ऊपर ज़्यादा किया है तो हमने कहा है ठीक है जी, कोर्ट के अंदर वो केस है, कोर्ट इसका फैसला देगी तो लोग एटलीस्ट खुश हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं जी कि हमने कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया, हम एक एक चीज़ की असेसमेंट हो रही है। बाकी अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स के परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अच्छा ठीक है, अब मेरी मिस्टेक है ना असद उमर साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं, आपका बयान तो यही लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी, उन्होंने चेंज किया, हम उसको मनोवन तस्लीम करते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारा मेन प्लेयर अगर खान साहब समझते हैं कि नहीं अप टू द मार्क परफॉर्म कर रहा, उसको भी चेंज किया जा सकता है की तलाश में। अच्छा, सेकेंडली दूसरी चीज ये है कि पहली दफा 27 मिनिस्ट्रीज को रेड लेटर इश्यूज किए गए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करें। अच्छा, तो देखें ये तो किसी गवर्नमेंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आप कैसे हमें हमारी गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं कि जी पहले भी यही सारी चीज़ें होती रही हैं। सॉरी टू से हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोई चीज़ नहीं होगी। आज मैं अपना इख्तलाफ राय का हक रखता हूँ, अगर पार्टी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो मैं उसके ऊपर आवाज़ उठा सकता हूँ। आप मुझे बताएं इससे पहले किस गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। बाकी हम ये समझते हैं कि मैक्रो और माइक्रो इंडिकेटर्स हैं, बेहतरी की तरफ वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। अब बात करते हैं जी कि हमने किया क्या। FATF की कंप्लाइंस इतनी बड़ी थी,
आप मुझे बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक पॉइंट पे कब तक बात करेंगे? एक पॉइंट नहीं, सलमान भाई, एक पॉइंट थोड़ा ही आगे तो, बढ़ जाए ना सर। एक पॉइंट ही तो आपको आवाम पिस गई है सर, बेहतरी नहीं दिखा दें मुझे सर। यहाँ पे आप किसी गधा गाड़ी वाले को भी रोकेंगे ना, वो 50 रुपए निकालेगा और बोलेगा इसको खिला दूं या मैं खा लूं। आइडिया नहीं है आप। अच्छा, वो आइडिया नहीं है उसको, उसके घर में चूल्हा बुझा हुआ है, वो उसको आइडिया नहीं है। आप पढ़े लिखे तो आदमी यहाँ पे ना, हमने तो आपको समझाना है ना कि अगर FATF की कंप्लायंस आप नहीं करते, आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग कहाँ पे होती? इंटरनेशनली आपके सारे फंड्स वगैरह सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ये देखें, आप यू कांट मिक्स अप टू थिंग्स। अच्छा, दूसरी ये है कि इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमने पाकिस्तान पोस्ट को 70% रेवेन्यू उसका इंक्रीज किया और 2% रिडक्शन लेकर आए हैं पाकिस्तान रेलवे के अंदर। PIA को हम प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर लेकर आए लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। अच्छा। आज तक नहीं हुआ। अगर आपने तनकीद करनी है PTI की गवर्नमेंट के ऊपर, वी आर वेरी ओपन टू हेयर इट, हमें कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। PTI ने कभी भी ये नहीं कहा जी कि मुझे कोई आकर तनकीद कर रहा है। अच्छा। हम आज उस चीज को पॉजिटिवली लेकर अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करके अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। जी अजीम भाई जरा बता दीजिएगा सर, लोग कह रहे हैं, अपोजिशन जमातें कह रही हैं, इत्तेहादियों की जानिब से अब तक कोई बयान नहीं आया कि हुकूमत ने सब मैसअप कर दिया है। हो सकता है हुकूमत का रवैया थोड़ा सा पॉजिटिव हो, लेकिन इतना कुछ फैलाने के बाद समेटने में टाइम लग रहा है, 5 साल में भी मुमकिन नहीं है। देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा यू टर्न पे आ जाऊँ, आपने बात की थी, मुझे तो इमरान खान साहब के उस यू टर्न का इंतज़ार रहेगा जिस दिन वो उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस को रिवर्ट करेंगे, उस दिन का मुझे इंतज़ार। उस यू टर्न पे मुझे खुशी होगी। अच्छा। पंजाब की आवाम PCB वो भी हमारे भाई हैं, अल्लाह उन्हें निजात दे यू टर्न से। जी बात दरअसल ये है कि बात भाई ने मेरी की कि हम काम कर रहे हैं। यार मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ बॉस, मैं कहता हूँ सारी सियासत को एक तरफ रख दें, इस वक्त ये बताएं कि गरीब का चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा। सारी बातें देखें, मैं बताऊं कि 50-70 साल से ये मुल्क चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। मुझे ये बताएं 1 साल की क्या कारकर्दगी है जिसके नतीजे में इन्होंने एक आम आदमी को, जिसने PTI से, इमरान खान से एक उम्मीद की थी कि यार उससे कोई सहूलत मिलेगी, उसके लिए कुछ लाइफ में चेंजिंग आएगी, उसको क्या इन्होंने दिया है? मुझे ये बता सकते हैं? यकीन करें इन्होंने आटे के ऊपर टैक्स लगा दिया। मतलब आप सोच नहीं सकते, फ्लोर मिल्स के जो है वो बाइकआउट के बाद उन्होंने मिल्स बंद कर दी। आपको शायद ये न्यूज़ से वाकिफ़ है या नहीं, वो उन्होंने उसके बाद ये वापस लिया, रिवर्ट किया। अच्छा, सिर्फ मसला ये है, इस वक्त PTI गवर्नमेंट का एक मसला ये है कि किसी भी बात पे वो सस्टेन नहीं करते, चाहे वो 300 अरब रुपए का मसला हो, चाहे वो फ्लोर मिल्स को टैक्सेशन का मसला हो, चाहे वो किसी किस्म का भी। कचरे पे 15 दिन की अली ज़ैदी की कचरा मुहिम थी, 15 दिन के अंदर मुझे ये बताइए कि कहाँ से कराची में कचरा उठा है। 15 दिन में वो डिफेंस से कचरा नहीं उठा सके। क्या गुज्जर नाले की जाली वीडियो अली ज़ैदी को जेब देती है यार, कि गुज्जर नाले की जाली वीडियो बना के उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लगा दी कि यार गुज्जर नाला साफ हो गया। सारे मीडिया के नुमाइंदों ने जाकर बाकायदा वो जो है वो पोल खोला है उसका कि झूठ है, फेक न्यूज़ है। अच्छा, बात ये है भाई, मेरे इनसे ये गुजारिश है, काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए करें इस मुल्क के लिए। एक गरीब आदमी को साथ लेके चलें, एक आम आदमी को साथ लेके चलें। दूध पेट्रोल नेसेसिटी है यार एक आदमी की। मतलब दूध कहाँ चला गया? 110, 120, 130, 140 रुपए। मैं कहता हूँ इन बातों को कौन करेगा? एक आम आदमी तो अपने घर में औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, कोरंगी लैंडी में बैठा हुआ बेचारा, वो किसकी तरफ देखे? मुझे तो उसको तो वो FATF और इस तरह की बातें वो तो समझ नहीं पा रहा, वो हजम नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूँ इनको ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए फिलफोर तौर पर जो है ना कोई पैकेज लाया जाए, गरीब आदमी के लिए कुछ चीज़ की जाए। स्पेशली जो है ना वो ये ग्रोसरी के ऊपर इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, ताकि आटा, दूध, दही, दालें, चीनी सस्ती हो जो महंगी हो चुकी हैं, जिससे आवाम को रिलीफ मिले। बात आ जाए बात दूसरी बात करते हैं। मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें जरा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और मामलात इतने खराब हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। आई अंडरस्टैंड जी, देखें मुश्किल वक्त है, हम भी इस चीज़ को समझते हैं। और कब तक रहेगा? नहीं जी, ये ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, हमारी एफर्ट्स रंग लाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ज़्यादा नहीं जी, दावा नहीं है, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करता हूँ जी। देखिए जी, पहली चीज़ ये है कि जी गरीब आदमी के लिए क्या हम ला रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हम जो भी उसका एक पैकेज पूरा ऑलरेडी वो अंडर कंसिडरेशन है और वो इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर ये है कि जो गरीब तबका है, जो जिनके बाइंग पावर अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उनको सबसे पहले एड्रेस किया जाएगा। बाकी अब अगर एक पढ़ा लिखा आदमी है, अगर ये कहता है कि FATF मुझे कैसे इफेक्ट करने जा रहा था और मुझे उसका आइडिया नहीं है, और गरीब को, भाई आपने गरीब को आपने ही बताना है, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं आपस में। सॉरी टू इंटरव्यू अरसलान भाई, आप 300 नहीं, बहुत आपने बात कर ली, 301 अरब रुपए आप अमीरों को छोड़ सकते हैं, सनतकारों को 300 अरब रुपए छोड़ सकते हैं, गरीब आदमी को 500 अरब रुपए का पैकेज देते हैं। यकीन करें, आटा, दूध, चीनी, दालें सस्ती होती ना तो वैसे ही वो नहीं। बात ये है, आप ये बात ना करें, आप देखें, आप पैकेज की बात कर रहे हैं, मैं आता हूं 300 अरब रुपए का। भाई आपके पास आ रहा हूं, जवाब देने में फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग देखें, मैं अब हौसला होना चाहिए ना इनके पास।
तो इतना है बात जी, हौसले की नहीं है, नहीं, बॉस। हौसले की सर, नहीं है आप ना, इतनी आप बड़ी सुने बात और कर रहे हैं ना, छोड़ वो दिया, बात आप दूसरे बहुत को सारे respect लोगों तो के तो दें। समझ में ही नहीं आ रही सर, होगी। दूसरे को रिस्पेक्ट तो दें। जी, जी, आप चलें। दूसरे को रिस्पेक्ट ही नहीं चलें, दे रहे आप बताएं उसको- ना, अगर ये आपको 500 जब अरब बोलने रुपए का का टाइम ऐलान दिया कर जाता देंगे है तो फिर उसके अंदर हो सकता है महंगाई नहीं, कम हो देखें, जाए, मसला अवाम ये है- कुछ आंसू पोंछ ले मसला अपने। इस सबसे बड़ा ये है कि जब आपको बोलने का टाइम दिया जाता है तो आप बराए मेहरबानी अपनी बारी के ऊपर बोलें यार। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बैठे हुए जी, हैं अस्सलाम वालेकुम, constructive बोले, बोले, debate आप अपना के जवाब लिए। complete आप करें, pending फिर मैं उसकी आपको- चीजों के जी, ऊपर करने आ जाओ। अच्छा। ठीक है जी, गवर्नमेंट इज नॉट ए जोक। मैक्रो इंडिकेटर्स हैं और माइक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, और इस तरह के दोनों फैक्टर्स होते हैं। आपको इंटरनेशनली भी चीज़ें देखनी होती हैं और डोमेस्टिकली भी देखनी होती हैं। अच्छा। हम दोनों चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। बाकी ये पूछ रहे हैं जी कि आपने किया क्या है। आप, मैं अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ, हमारी पूरी डिटेल, हमारी 150 प्लस पेजेस की पूरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप एक एक डिपार्टमेंट का माइक्रो प्लस मैक्रो इंडिकेटर्स वो दिए हुए हैं। आई अंडरस्टैंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हम उन चीज़ों से निकलेंगे। लेकिन अगेन मुझे ये बताएं कि जैसे नदीम भाई ने कहा था जी कि जब इंडिपेंडेंस के बाद हम आए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, स्क्रैच से चीज़ें लेकर चलना इट्स कंपैरेटिवली ईजियर। लेकिन जब आपके बैक डेट्स आपके खड़े हों, आपका बैकलॉग खड़ा हो, फाइनेंशियल आपने पेमेंट्स करनी हो, तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप सारी चीज़ों से मुंह मोड़ के, तो सिर्फ और सिर्फ ये आपको हर चीज़ बैलेंस लेके चलनी होती है। लेकिन कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए तो और कर्जे बढ़ेंगे ना सर, जब आपके इदारे सारे तबाह हैं, जब आपकी सारी तो इदारों को ठीक करना हुकूमत का काम है ना। नहीं, कुछ तो उसी ऐसी के पॉलिसी ऊपर- होगी सर आपके तो सर, पास। PIA आपने कैसे हफीज शेख profitability साहब के को अंदर आ अपॉइंट गई किया है, सुन कुछ तो लेना। करें ना वो। अब सुन लेना, PIA क्या एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ गई है? पाकिस्तान पोस्ट एकदम प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ गई है? अच्छा। क्या पाकिस्तान रेलवे एकदम से उसका जो लॉस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया? ऑब्वियसली इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब लोगों को थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए। देखें, हर चीज, अच्छा, लोगों को पेशेंस होना चाहिए देखिए, जिन्होंने हर अपने चीज घर टाइम में दूध और लेती शहद है। की नहरें देख ली थी आप लोगों के चीज दावों के बाद। लेती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हर चीज टाइम लेती है। अच्छा, फिर भी ठीक है। मुराद सही साहब कहते थे कि आते ही 200 अरब मार देंगे, 100 अरब मार देंगे, वो बयान सर, ये मुराद सही साहब से पूछ लें। मुराद सही साहब, मुराद सही साहब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है ना, ये मैंने खबर मिस कर दी है। मुराद सही साहब वही आदमी हैं कि जिन्होंने अपने पाकिस्तान पोस्ट को 70% रेवेन्यू मोर जी बिल्कुल हो सकता है वो, लेकिन वो 200 अरब रुपए IMF के मुंह पे कब मारेंगे, मुझे बता देना। आपने सिर्फ एक मिनट लूंगा, उसके बाद बात नहीं है ना सर, मैं आपके बयानात को हाईलाइट कर रहा हूं, जो बयानात पहले थे आज वो नहीं है। बिल्कुल करने चाहिए। आज वो नहीं मारूजी है। हालात के हिसाब से जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके सामने आ रही हैं। अच्छा। अगर इंप्रूवमेंट जीरो हो, बिलो जीरो हो या नेगेटिव हो, तो वी आर अकाउंटेबल। अच्छा, अगेन अकाउंटेबिलिटी मींस कि हमारी सेल्फ असेसमेंट, आप इसको अकाउंटेबिलिटी। चलें ठीक है नदीम भाई, जरा बता दीजिएगा सर, ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं FATF वाली बात, ये बहुत सारे नाजरीन को ये समझ में भी नहीं आ रही होगी। मैं सिर्फ ये बता दूं आपको, इमरान खान साहब के साथ इतने वज़रा मौजूद हैं जो सिर्फ बयानात दे रहे हैं। सर, काम कर लें तो बहुत अच्छा पॉइंट। अब ये पॉइंट बड़ी अच्छी बात आपने की। अब आप बात करते हैं ना PIA की, प्रॉफिट में आ गया। अच्छा, आपको पता है दुनिया भर में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं ताकि आवाम को फायदा हो। सही। आप अगर टिकट से महंगी करते जाएंगे और फिर PIA के जो कारकुन वाले हैं वो कहते हैं इमरान खान साहब देखा क्या प्रॉफिट पे ले आए। अब आप उसके असरात देखें। हुकूमत चलाने वालों को ये देखना चाहिए कि अगर मैं सब्सिडी दे रहा हूं तो उसके असरात कैसे आएंगे इकोनॉमी पे। इन्होंने, मेरे भाई ने बड़े अच्छी बात की, मैक्रो लेवल पे क्या असरात आएंगे, माइक्रो लेवल पे क्या आएंगे। देखिए, जब आप PIA को नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएंगे, आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा होगी, आपका ट्रेड बढ़ेगा, आपका एयर फ्रेट सस्ता होगा तो आपके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे। आपको इदारे नहीं चलाना है, आपको मुल्क चलाना है। इदारों का ये हाल है कि एक कंपटीशन सा लग गया है, चलो रेलवे को और महंगा कर दो, PIA को और ये महंगाई की वजूहात हैं जो इदारे करते जा रहे हैं। प्राइवेट भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रहा है, तो आवाम कहाँ मरे। मसला ये होता है कि आप कहते हैं जी बिजली की कीमतें बढ़ा दें, हम अपने खुद कफील हो जाएं। देखें, अगर आप बिजली की कीमतें सब्सिडी जब आप देते थे ना, तो उस वक्त आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्रियों की कम थी तो वो चीजें सस्ती बेचते थे। अच्छा। आज आप महंगी करते हैं। आप कल को कहेंगे जी देखें के इलेक्ट्रिक फायदे में आ गया, दूसरा इदारा फायदे में। इदारे फायदे में नहीं आने चाहिए, हुकूमत और अवाम को फायदा। इट्स अ वेलफेयर स्टेट। हम ये अगर इसी के ऊपर देखिए, आज इदारे काम नहीं कर पाते। क्योंकि उनको ये होता है कि जी हमें प्रॉफिट में आना है। वो ये नहीं देख रहे कि मुल्क को प्रॉफिट में आना है। इदारे को अगर मुल्क का सोचेंगे ना, तो अगर इदारा लॉस पे भी जाता है और उससे अगर
अवाम को फायदा हो रहा है, क्योंकि मुल्क आप इदारे बनाते हैं अवाम के लिए। अच्छा, आप देखिए, आप अगर आपसे नहीं चल रहा, आप प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप कर लें, ठीक है, पर उसके फायदे देखिए। थरकोल प्रोजेक्ट के जो हुए ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखना बिल्कुल जरूरी है। जरा अजीम भाई कंक्लूड कर दिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो एक गया। बात सिर्फ मैं ऐड कर दूं, जी। बात अधूरी रह गई थी कि जब आर्टिकल 149 की जब बात हुई, तो जब इतनी क्रिटिकल पोजीशन है हमारे कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट की, तो क्या ज़रूरत थी फ़ारूक नसीम को कि इस तरह का बयान देने की। और उस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने वज़ीर आला सिंध को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने नुमाइंदा भेजा अपना, अच्छा। और माफ़ी तलाफ़ी की। तो मैं समझता हूँ ये कौन सा मजाक कर रहे हैं कौम के साथ, कि एक बयान पे सस्टेन नहीं कर सक रही ये गवर्नमेंट। उन्होंने आर्टिकल 149 का स्टेटमेंट दिया, उसके बाद सीएम सिंध के पास अपना नुमाइंदा भेजा और उन्होंने कहा मेरा ये मकसद नहीं था और मैं चाहता हूं कि हम बैठ के बात करें। फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैं पहले वो अपनी माफी मांगे, अपना बयान वापस लें, फिर उनसे बात होगी। तो ये किस तरह बयान का है का आर्टिकल में वो बात मौजूद है, लगा दी गई, नहीं, इसमें लगा कौन नहीं सी दी गई कबाहत सर, है? लगा नहीं दी गई, लगा दी जाएगी का ये शोशा। अच्छा। ये कौन से फलसफों में जी रहे हैं? मैं ही समझता हूँ सर 149 के ऊपर जितनी जो है वो शोर और जितनी बातें की जा रही हैं वो तो बनती नहीं है। 1973 के आइन में तो ये आर्टिकल मौजूद है। इसके तहत तो पहले भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये बयान दे चुके हैं कि विफाक बराह रास्त कराची में मदाखलत कर सकती है। देखिए एक बात और मैं कर दूं इन शॉर्ट, ये इस बात का फ़ारूक नसीम की बात का दूसरा मकसद ये था कि वो जो कमज़ोर हो गई है इस वक्त कराची में MQM, वो ये बात देख के लिसानी हवा दी जाती है, एथनिक पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। किस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, आइन के आर्टिकल के निफाज में मैं बताता हूँ आपको जी। वो ये बात करने के बाद सिंधिज्म की बात करते, पीपल्स पार्टी जब सिंधिज्म की बात करती है तो ये महाजरिज्म को हवा देते हैं। अच्छा। असल बात ये होती है जब उनका वोटर डिस्पर्स होता है तो वो ये कोशिश करते हैं कि इस तरह का शोषा छोड़ा जाए कि सिद्दी को वो जमा कर ले पीपल्स पार्टी, और महाजिर कोशिश करे दिया फायदा क्या होगा? उससे फायदा दिया जलता रहेगा। अच्छा। तो दिया जलाने के चक्कर में ये इस तरह की बातें की जाती है, इस तरह के शोषा छोड़े जाते हैं, जिसके नतीजे में अपनी नाकामियों पर पर्दा डाला जाता है। इन शॉर्ट ये है। अच्छा। बात की वसीम अख्तर की बात हो गई, बात करते करते मैं वो बात करता चलूं कि वसीम अख्तर, मैं PTI के मेरे साथ दोस्त बैठे हुए हैं, मैं PTI की गवर्नमेंट से PSP के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज वसीम अख्तर का मुशीर गिरफ्तार हुआ है, और मैं कहता हूं ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे, अगर वसीम अख्तर इस शहर को लूट के भाग गए कहीं तो हम PTI का गला पकड़ेंगे। ये बात याद रखी जाए कि जिस तरह आज गिरफ्तार हुए वसीम अख्तर पे पकड़ेंगे, अवाम पे नहीं पकड़ेंगे। नहीं, वसीम अख्तर ने 200 स्कीमें 40 अरब रुपए की, जिसका फैसल वाडा ने केस किया हुआ है नेब के अंदर, मैं पूछता हूं वो कहां है? अच्छा। कहां अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है यार? नेब के अंदर 40 अरब रुपए का 2 साल पहले का फैसल वाडा ने केस दायर किया हुआ है, वो साइलेंट हो गए। अगर वसीम अख्तर पैसे कमाने के बाद, इस शेयर को लूटने के बाद अगर कहीं फरार हो गए, फिर वही मुतालबा किया जा रहा है कि अगर फरार हो गए तो जिम्मेदार PTI होगी, बहुत शुक्रिया। अजीम मेहमान साहब रहनुमा PSP हमारे साथ मौजूद थे, अरसलान मिर्जा साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार नदीम बाकी मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामलात वहीं के वहीं हैं। हुकूमत की जानिब से सब अच्छा है की रिपोर्ट है कि सब अच्छा हो रहा है मुल्क में। आने वाले वक्तों में चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आएंगी, लेकिन आवाम ने शायद उम्मीदें छोड़ दी हैं। जो 10,000 रुपये कमा रहा था उसने पार्ट टाइम में 5 से 6,000 रुपये की दूसरी नौकरी करना भी शुरू कर दी है, क्योंकि घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है आवाम के लिए। मजदूरों के आंसू शायद इस हुकूमत को दिखाई नहीं देते। और अगर कराची की बात कर ली जाए तो कराची में एक बार फिर सियासत का आगाज हो चुका है। 149 पर सियासत हुई और उस पर बकौल PSP के दोस्तों के उन्होंने लसानियत को हवा देने के लिए 149 के निफाज की ये बात की थी, और बाद में बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब ने इस पर माफ़ी मांग ली है। MQM की अगर बात कर ली जाए तो MQM के मेयर कराची, क्योंकि मेयर तो कराची के हैं लेकिन ताल्लुक उनका MQM से भी है, और मेयर कराची साहब के मुतालिक नैब में 36 अरब की करप्शन का केस मौजूद है, और आज उनके मुशीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले वक्तों में ज़राए बताते हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो गिरफ्तार होने वालों से कितना पैसा रिकवर किया जा रहा है, अवाम सवाल करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।